हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जिस चैप्टर का वेटेज होने वाला है 6 मार्क्स का। ठीक है, तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है गाइज? नेम द मटेरियल यूज एज अ मैट्रिक्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड मेंशन इन रोल। ठीक है, कि इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के टाइम पे कौन सा जेल यूज़ किया जाता है और उसके रोल क्या क्या है। तो क्वेश्चन में क्या है, आंसर क्या है? अगारोस जेल इज द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगारोस जेल को ही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। अब सीविंग इफेक्ट आपको कैसे बताऊं? जो लाइक चाय छन्नी समझते हो, जो हम चाय को छानते वक्त यूज़ करते हैं, तो क्या करता है सीविंग इफेक्ट। जो भी जो लाइक बड़ा पार्टिकल्स होगा, लाइक जो मैनी पार्टिकल्स होंगे ऊपर रह जाते हैं और जो छोटे छोटे होंगे स्मॉल पार्टिकल्स वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, लाइक टी बोले तो वही हमारा सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड कराता है। तो डीएनए फ्रेगमेंट उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाते हैं। तो जो जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, वरना ऊपर रह जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है गाइज? क्वेश्चन 2 है नेम द एंजाइम्स दैट आर यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल सेल फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, तो बाय हार्ट इसे याद ही कर लो कि बैक्टीरियल एंड फंगल सेल किससे किससे बना होता है। जो बैक्टीरियल सेल होता है वो लाइजोसोम से बना होता है एंड जो फंगल होता है वो काइटिनेज से बना होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने जैसा तो है नहीं, डायरेक्ट इसे मगअप करना है, तो इसे याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 क्या है? राइट द 2 कॉम्पोनेंट्स फॉर द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्टेड बाय द कोहेन एंड बोयर। की 2 कॉम्पोनेंट्स बताने हैं जो कि फर्स्ट आर्टिफिशियल डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बनाया गया था, वो भी किसके द्वारा? कोहेन एंड बोयर के द्वारा। ठीक है, तो आंसर क्या है? द 2 कॉम्पोनेंट फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए एन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन था एंड प्लास्मिड ऑफ द सेलमोनिला टाइफियम। ठीक है, एक तो वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस था और वो किससे बना था? सेलमोनियल टाइफियम से। प्लस तो इसके 2 कैरेक्टर ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन द होस्ट सेल इन विच अ माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक यूज टू इंट्रोड्यूस एन एलियन डीएनए। गाइस यहाँ पे एलियन का मतलब ये नहीं कि किसी अलग ग्रह से आया हुआ कोई प्रजाति या इंसान। ठीक है, एलियन डीएनए का मतलब कोई भी फॉरेन डीएनए हो सकता है जो कि जान पहचान का ना हो। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज डायरेक्टली इंजेक्शन इनटू द न्यूक्लियस ऑफ अ एनिमल सेल। तो इंजेक्शन वाला जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए यूज़ करते हैं? एनिमल के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि अ होस्ट सेल मस्ट बी मेड कॉम्पिटिटेंट बिफोर इट इज एबल टू रिसीव एन आर डीएनए। यहाँ पे आर डीएनए से क्या मतलब है गाइस? आर डीएनए मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। तो इन्होंने बोला है कि जो होस्ट सेल को हमें क्यों कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है डीएनए को अंदर रिसीव करने के लिए। तो क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि डीएनए क्या होता है? एक हाइड्रोफिलिक होता है, और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या? वाटर का लव एवल, मतलब वाटर से प्यार करना। ठीक है, ये कह लो फिलिक। एंड फोबिक का मतलब क्या होता है? कि फोबिया होना। तो डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो वो इजिली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर पाता। Hence, the cell is made competent to accept the DNA molecule, treat them with a specific concentration of divalent cation, such as calcium। जो ये है ना डाइवेलेंट केटाइन सच एज कैल्शियम, इसे एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो मस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसीलिए क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि क्या होता है? एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मेंशन द टाइप ऑफ होस्ट सेल सुटेबल फॉर द जीन गन। जीन गन इंट्रोड्यूस एन एलियन डीएनए। यहाँ पे फिर से एलियन डीएनए आ गया। यहाँ पे 2 मैंने आपको बता दी। एक तो फर्स्ट क्या था? आंसर क्या होगा? प्लांट सेल आर सुटेबल फॉर द जीन गन। ठीक है, कि जीन गन के लिए प्लांट सेल था और इंजेक्शन के लिए क्या था? एनिमल सेल। ठीक है, ऐसी लिख रही हूँ विच इज एनिमल सेल। एनिमल सेल याद रखना, ये दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जीन गन किसके लिए होता है और इंजेक्शन वाला किसके लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भूलना मत, इंजेक्शन समझ, इंजेक्शन तो किसी इंसान को ही लगेगा। अब इंसान से क्या रिलेट हो रहा है? एनिमल। ठीक है, तो इंजेक्शन वाला आया तो एनिमल होगा, और जीन गन आया तो प्लांट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में मूव करते हैं। Write the scientific name of the source organism of the thermostable DNA polymerase PCR। ठीक है, एंड बी पार्ट क्या है इसका? स्टेट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे पीसीआर का क्या फुल फॉर्म है? पीसीआर का है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ए पार्ट क्या है इसमें? कौन सा साइंटिफिक नेम बताना है जो कि थर्मोस्टेबल हो। ठीक है, तो इसमें क्या है? बैक्टीरिया थर्मोइक्वेटिकस।
इसका नाम और इसका काम दोनों ही सिमिलर है, ठीक है, थर्मो एक्वाटिकस। तो बी पार्ट क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये क्या करता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, वो विद स्टैंड करता है हाई टेम्परेचर पे, और जो डबल स्टैंड डीएनए होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं उनको इंड्यूस करता है, मतलब उनको तोड़ने नहीं देता, ठीक है, उनको मेंटेन रखने देता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए से डबल स्ट्रैंड रखने देता है, ठीक है। और इसी की वजह से ये डीएनए अपने दोनों स्ट्रैंड को बरकरार रख पाते हैं, वरना ये टूट जाते हैं, डीनेचुरेशन हो जाता। बट यहाँ पे बैक्टीरिया थर्मा एक्वाटिकस है तो यहाँ पे नहीं हो पाता इजीली। क्वेश्चन 8 पे मूव करते हैं। नंबर 8 क्या है कि राइट द बेसिस नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको R1। अब पहले ये मुझे बताओ कि इको R1 है क्या। कमेंट में प्लीज बताना कि इको R1 है क्या, ठीक है, अगर किसी को पता हो तो। नहीं पता हो तो मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी कि इसमें मतलब नेमिंग बतानी है ना मैं इको R1 की। तो इसका जो फर्स्ट लेटर कम फ्रॉम द एस्केरिया जीनस, ठीक है, एस्केरिया जीनस। एंड जो सेकंड लेटर है इको CO, सेकंड CO इको, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखे। ये हो गया फर्स्ट लेटर, ये हो गया सेकंड लेटर, ठीक है, R ये हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है, 1 2 3 और 4 ऐसे नेमिंग की गई इनकी। तो जो पहला है उसे कहाँ से लिया गया, एस्केरियस जीनस से। एंड जो दूसरा लिया गया लेटर्स कम फ्रॉम द स्पीशीज कॉली, ठीक है, ऑफ प्रोकारियोटिक सेल विच एंजाइम्स इज आइसोलेटेड, ठीक है। अब आर क्या है यहाँ पे, आर इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन, जिसकी नेम का है स्ट्रेन का RY13, स्ट्रेन का नाम क्या है RY13, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट है कि रोमन नंबर इंडिकेट दैट द ऑर्डर विच एंजाइम इज आइसोलेटेड। यहाँ पे जो 1 लिया गया है ना गाइस, तो 1 का क्या मतलब कि रोमन नंबर इंडिकेट कर रहा है कि वो कब आइसोलेट किया गया था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, स्टेट हाउ हैज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियम हैव बीन मेड यूजफुल क्लोनिंग बैक्टीरियल ट्रांसफर डीएनए टू प्लांट सेल, ठीक है। इन्होंने बोला है कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियम होती है वो कैसे हेल्पफुल होती है क्लोनिंग वेक्टर को ट्रांसफर करने में डीएनए से कहाँ, प्लांट सेल में, ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियम इंजेक्ट प्लांट टिश्यू बाय ट्रांसफरिंग इट्स प्लाज्मिड। जो एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है कि अपने प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर देता है किसके अंदर, तो ये टीडीएनए का मतलब क्या हो गया, वही हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए, ठीक है, ऑफ अ प्लांट ऑफ जीनोम एंड इंड्यूस ट्यूमर। ये पे क्या करता है कि प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर देता है और वहां पे ट्यूमर को इंड्यूस कर देता है। ट्यूमर का मतलब किसी चीज का जिसकी मास ऑफ सेल, ये समझ लो, ठीक है, किसी चीज का गुच्छा हो जाना तो उसको बोल देंगे ट्यूमर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग इट्स डीएनए विद होस्ट सेल, ठीक है, इंड्यूस करता है ट्यूमर को, ट्यूमर को बनने नहीं देगा। यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ट्यूमर को इंड्यूस कर रहा है बाय इंटीग्रेट, उन्हें तोड़ देगा इट्स डीएनए विद होस्ट जीनोम के साथ, ठीक है। एंड द डिजायर जीन दैट हैज टू ट्रांसफर अ पर्टिकुलर जीन इज इंजेक्टेड इनटू प्लाज्मिड बाय ट्यूबिफेसियम बैक्टीरियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि ये क्या करता है कि ट्यूमर को क्या करता है, इंड्यूस करता है और अपने प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर देता है बाय टीडीएनए ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, ट्रांसफर डीएनए ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। और दिस इंजीनियर एग्रोबैक्टीरियम is allow infect that to infect that particular plant so it can transfer the desired gene plant genome। okay, next move करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है गाइस, इंसर्शियल इनएक्टिवेशन इज अ मेथड टू डिटेक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक्सप्लेन इट्स मेथड। कि इन्होंने बोला है कि इंसर्शनल डीएक्टिवेशन क्या होता है, कौन सा मेथड है और इसे एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो इंसर्शनल inactivation refer the process where insertion of a recombinant DNA with the coding sequence enzymes which result in inactivation of enzymes by example beta galactosides। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, ये देखो, मान लो कि ये पूरा आपका सेल है, यहाँ पे अलग कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ, यहाँ पे आपका कोई भी एक वो होगा, कोई भी जीन होगा। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसे काट कर यहाँ से काट कर हटा दिया, ठीक है, तो एक ये नया बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये एब्सेंट है, यहाँ पे है नहीं, ये एब्सेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एक्टिव था और यहाँ पे इनएक्टिव हो गया, तो बस यही बोला गया, इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है।
और नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और नॉन रिकॉम्बिनेंट विथ विल प्रोड्यूस ब्लू कलर विद क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं ना, मतलब लाइक जिसमें कोई मतलब मिक्सचर ना किया गया, वो ऑलरेडी जैसे पहले था वैसे ही होगा, तो क्या ब्लू कलर शो करेगा। बट जो रिकॉम्बिनेंट होगा, रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होगा कि उसे काट कर निकाला और किसी और को रिप्लेस किया, तभी तो वो रिकॉम्बिनेंट हुआ ना। ठीक है, तो देखो एक क्या था, ये क्या मेरा नॉन रिकॉम्बिनेंट जिसमें नहीं हटाया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट है मतलब यहाँ पे एक दूसरा बंदा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये है ये हो जाएगा इनएक्टिव, नहीं ये एक्टिव होगा और ये हो जाएगा इनएक्टिव, ठीक है। तो ये ब्लू कलर शो कर रहा है, ठीक है, और ये वाला क्या करेगा, और ये अनेबल होगा, ये कोई कलर ही शो नहीं करेगा, ये कोई कलर शो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ देखो एनी कलर व्हेन ग्रो इन क्रोमेटिक जीन, कोई कलर नहीं शो करेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट हो गया, अनेबल हो गया, क्योंकि उसके पास वो जीन है ही नहीं जिससे वो कलर दिखा सकता था। तो थर्स इंसर्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एक्ट एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। तो ये क्या काम करते हैं, एक सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करते हैं जो डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। मैं आपको एक बार जस्ट शॉर्ट में बताती हूँ कि इसका एज सच आंसर है क्या। देखो यहाँ पे था एक बॉल, यहाँ पे था दूसरा बॉल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया, ठीक है। तो जो रिकॉम्बिनेंट था ना उसने कोई कलर शो नहीं किया, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट था उसने ब्लू कलर शो किया, ठीक है। ब्लू कलर शो किया, तो बस ये क्या सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम किया। यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट है उसने हमें डिफरेंशिएट करके बताया कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, बस यही इनके बीच में डिफरेंस है और आपको यही पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में मूव करते हैं। क्वेश्चन 11 क्या है, हाउ इज एन एक्सोन्यूक्लियस फंक्शनली डिफरेंट फ्रॉम द एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो कैसे डिफरेंट होता है एंडोन्यूक्लियस से। गिव एन एग्जांपल ऑफ एंडोन्यूक्लियस। कि जो एक्सो है, एक्सो का मतलब समझ आ रहा है कि आउटसाइड, ठीक है। एंडो का मतलब समझ आ रहा है इनसाइड कह लो, ठीक है। ये वर्ड तो इनके शब्दों से ही दिख रहा है हमें, ठीक है। तो एक्सो का मतलब एक्सोन्यूक्लियस आर द एंजाइम्स दैट रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम एंड ऑफ द डीएनए, ठीक है, जो एंड से रिमूव करता है। और जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं आर द एंजाइम्स दैट रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। एंड जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं आर द एंजाइम्स दैट मेक कट आर स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, एग्जांपल हिंड2, ठीक है। कि एंडो में क्या होता है, एक्सो और एंडो। एक्सो में बिल्कुल आउटसाइड पे कट लगेगा, एकदम कॉर्नर पे, जैसे कि ये हो गया तो यहाँ और यहाँ कट लग के निकलेगा। और जो इंडो है ना, इंडो में कहीं बीच में स्पेसिफिक कट लगेगा, बीच में लगेगा या फिर सेंटर से थोड़ा साइड में लग सकता है, स्पेसिफिक जगह पे कट लगेगा। और इसका एग्जांपल क्या है, हिंड2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हाउ आर द स्टिकी एंड्स फॉर्म एंड डीएनए स्ट्रैंड, व्हाई दे आर सो कॉल्ड। कि स्टिकी एंड्स कैसे बनते हैं, उनको स्टिकी एंड्स ही क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उनको ऐसा क्यों कहा जाता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, जो कि आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया गया है, एक्सो या फिर एंडो। अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि क्या बोला इन्होंने कि अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिड्रोमिक साइड्स बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन अपोजिट स्ट्रैंड, ठीक है। कि उन्होंने क्या एक अपना पैलिड्रोमिक सीक्वेंस देखा या साइड कह लो, और सेम दोनों बेसिस पे कट लगाया, वो भी अपोजिट स्ट्रैंड पे, ठीक है। इट इज लीव द सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एट द एंड, दिस फ्रॉम ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड sticky ends on each strand, they are called as form hydrogen bond with their complementary cut counterparts, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा स्टिकी एंड्स है क्या और क्या बोला। जैसे कि मान लो ये है डीएनए, यहाँ पे लिखा है GATT और C, ठीक है। कि यहाँ से काट दिया, इसके नीचे दो होगा ना, कि G के साथ C, A के साथ T, A के साथ T, T के साथ A, T के साथ A और C के साथ G, ठीक है, ठीक है सर जी। और यहाँ से अगर ये कट के निकला या फिर यहाँ से काट के निकाल दो तो क्या हो जाएगा, ये देखेंगे तो हम क्या ओवर हैंगिंग ये नीचे बच जाएगा, ठीक है। या मैं आपको एग्जांपल यहाँ से समझाती हूँ। देखो यहाँ से यहाँ पे एक कट लगा और एक यहाँ पे कट लगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा निकल गया एज इट इज,
तो ये जो बचा ना हमारा ओवर हैंगिंग, ये क्या लटका हुआ दिख रहा है, तो ये देखो ओवर हैंगिंग ये बचे, तो इनको ही बोला गया ओवर हैंगिंग। ये इको R1 का एग्जाम्पल है। तो बस हमें पता होना चाहिए स्टिकी एंड्स क्या होता है। स्टिकी एंड्स क्या होता है, जो ओवर हैंगिंग शो होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है स्टिकी एंड्स। बस नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, नेम एंड डिस्क्राइब द टेक्निक दैट हेल्प इन द सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या बोला है कि हमें ऐसी टेक्निक बनानी है, ऊपर भी हमने पढ़ा था, ये आपको ध्यान होगा तो पता ही होगा, बट कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। कि ऐसी टेक्निक बतानी है जो कि डीएनए को अलग करने में हेल्प करती है और किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। तो ये क्या है, जो प्रोसेस होता है विच इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगारोस जेल का यूज करते हैं, जो कि क्या सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, पढ़ते हैं कि इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट बाय एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, दे फ्रेगमेंट डीएनए आर प्लेस इन टिपिकल अगारोस जेल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द डीएनए फ्रेगमेंट मूव टुवर्ड द एनोड। एनोड में क्या होता है, यहाँ पे एनोड क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। हमें पता है कि जो डीएनए होता है ना वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अनॉड पे आके अट्रैक्ट हो जाता है। फ्रेगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज। फ्रेगमेंट किसे बोला गया है, यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट बोला गया है, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अब अकॉर्डिंग टू देयर साइज का मतलब क्या है कि अब सीविंग इफेक्ट बोला गया। अगर सीविंग इफेक्ट है तो देखो वहाँ पे तो एवरेज छेद होगा ना यहाँ पे। अब जो इस साइज के होंगे वही तो निकल पाएंगे। अब जो मान लो इनसे बड़े साइज के हो, कोई इतना बड़ा अगर साइज हो तो कैसे निकल पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज वो हो अगर स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा तो बहुत इजीली फास्टर मूव करेगा। ठीक है, एंड जो लार्जर होगा उसे बहुत टाइम लगेगा, बहुत फाइट करके उसे आगे आना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 13 का ही आगे की जो लाइनें होने वाली है क्या है कि द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर स्टेन विद द इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड फॉलो बाय द एक्सपोज्ड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। मतलब यहाँ पे यूवी रेज का यूज किया जाता है। और इथीडियम ब्रोमाइड, ये जो की पॉइंटर्स है ना गाइज, आपको मतलब रटे होने चाहिए की पॉइंटर, क्योंकि इन्हें ना सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में बल्कि एमसीक्यू के फॉर्म में भी जरूर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो डीएनए फ्रेगमेंट आर सीन एज ऑरेंज कलर। यहाँ पे ऑरेंज कलर का बैंड दिखता है, वैसे यहाँ पर लिखा नहीं, मैं लिख देती हूँ। ऑरेंज कलर का बैंड दिखता है एंड कट आउट फ्रॉम द अगारोस जेल। और अगारोस जेल से इसको कट कर लिया जाता है फ्रॉम द जेल पीस। और इसी स्टेप को क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, इल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ऑब्जर्व द डायग्राम शोन बिलो द PBR 322। अब मुझे कोई बताएगा क्या कि PBR 322 है क्या। आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, कि अब क्या क्या पूछा गया इनके बारे में। पहला पूछा गया है कि व्हाट इज अ PBR 322, जो कि मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया था, बट कोई नहीं, यहाँ पे आंसर देख लेते हैं क्या है। एंड बी पार्ट पहले पढ़ते हैं सारे, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। बी पार्ट क्या कि राइट इट्स रोल ऑफ ROP एंड सी पार्ट क्या, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासिलिन। ठीक है, तो पहला क्या है यहाँ पे, पहले एक बार डायग्राम देख लो। आंसर को पढ़ने से पहले एक बार डायग्राम में बता देती हूँ आपको। ये क्या हमारा एक आर्टिफिशियल वेक्टर है। ठीक है, जिसमें क्या है अलग अलग साइट होती है और ये अलग अलग क्या है हमारा सिलेक्टेबल मार्कर जो कट करता है। और यहाँ पे दो एंजाइम्स लगे होते हैं, एक तो ये है एम्पिसिलिन और एक टेट्रासिलिन। ठीक है, अभी अलग अलग साइट्स लगे, लाइक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ HIND3 काट सकता है, क्लेवन, PUV, PST1, ओरी क्या होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। ROP क्या होती है कि रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब आगे इनके पॉइंटर्स पढ़ते हैं कि क्या क्या थे इनमें। ए क्या बोला गया है कि PBR इज अ फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वैक्टर कंस्ट्रक्टेड 1977 बाय द बॉलिवर एंड द रॉडरिक वेज। वैसे इसका सन नहीं पूछा जाएगा, बट आप ये जरूर याद रखना कि PBR क्या था, फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वैक्टर था। ठीक है, एंड बी पार्ट क्या है इसमें कि ROP कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। ठीक है, वो प्रोटीन को कोड करती है जो कि रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब AMPR से क्या मतलब, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस, एंड TETR से क्या रिप्रेजेंट है, टेट्रासिलिन रेसिस्टेंस। ठीक है, दे आर द टू जीन्स दैट यूज सिलेक्टेबल मार्कर। ये दोनों जीन एज अ सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज किए जाते हैं। जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि सिलेक्टेबल मार्कर विच इज SM का रोल क्या होता है। ठीक है,
वो क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है किसमें, रिस्ट्रिक्शन कह रही हूँ, सिलेक्टेबल मार्कर का रोल क्या होता है गाइज, वो क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, बिल्कुल किसमें डिफ्रेंशिएट करता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है, कि दैट आर यूज टू सिलेक्टेबल मार्कर, दे हेल्प आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेट, ठीक है, हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 क्या है कि नेम द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर, व्हाई आर दीज आर बायोरिएक्टर्स यूज, ठीक है, कि कौन सा मोस्ट कॉमनली बायोरिएक्टर यूज किया जाता है और बायोरिएक्टर्स असल में यूज किए ही क्यों जाते हैं, ये पूछा गया। एंड बी पार्ट क्या है इसका, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ बायोरिएक्टर्स कैरिड, कि किस प्रकार हमें मतलब बायोरिएक्टर्स के अंदर कार्य करना होता है या फिर काम को करना होता है, ठीक है, आउट ऑफ एज अचीव द डिजायरेबल एंड प्रोडक्ट, कि मतलब कुछ ना कुछ तो रूल रेगुलेशन होंगे, प्रॉपर कंडीशंस होंगी जिसमें कि हमें बायोरिएक्टर में यूज करना होगा ताकि हमारा जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है अच्छे से मिले, ठीक है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पार्ट ए को पढ़ते हैं, क्या है इन्होंने, ए पार्ट क्या है कि द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर इज स्टिर टैंक रिएक्टर, ठीक है, स्टिर टैंक बायोरिएक्टर। तो ए पार्ट को पढ़ते हैं, द मोस्ट कॉमन यूज बायोरिएक्टर इज स्टिर टैंक रिएक्टर, दीज बायोरिएक्टर आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल बायोरिएक्टर, ठीक है, जो स्टिर टैंक बायोरिएक्टर होता है ना, उनका जो नीचे का होता है, बॉटम होता है, वो कर्व होता है, ठीक है, एक कर्व होता है और एक जो होता है वो हमारा फ्लैट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कर्व वाले की बात की गई है, फ्लैट वाले की नहीं की गई, ठीक है। तो बी पार्ट में क्या, स्टिर टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलिंड्रिकल और विद अ कर्व बेस, ठीक है, फैसिलिटेड टू मिक्सिंग द रिएक्टर कंटेंट, मतलब फैसिलिटेड प्रोवाइड करता है कि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए, उनके बीच में जो भी अच्छे से वो ब्लेंड हो जाए, ठीक है। द स्टिर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन एबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर, और इसमें क्या होता है कि बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन की और इवन मिक्सिंग की भी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर, मतलब ये फैसिलिटेट कराने के लिए भी कहीं ना कहीं जगह मेंटेन होता है। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल इनटू द रिएक्टर्स, और लगातार हमें एयर भी डालना होता है किसके अंदर, बायोरिएक्टर्स के अंदर, ताकि अच्छे से मिक्सिंग बनी रहे। इसी का आगे सी पॉइंट क्या है गाइस, देखते हैं आगे का सी पॉइंट क्या है कि द बायोरिएक्टर हैज एन एजिटेटर सिस्टम, एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फॉर्म ब्रेकर या कंट्रोल कह सकते हो, टेम्परेचर कंट्रोल, पीएच कंट्रोल, ठीक है, ये सारे इनके पास क्या होते हैं, ये कंडीशन इन्हें देनी होती है, सारी चीज़ें इन्हें देनी होती है ताकि प्रॉपर प्रोडक्ट अच्छे से बन पाए। अब जब सैंपल हमारा निकलता है, सैंपल पोर्ट टू द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी विदड्रॉन पीरियोडिकली, और बीच बीच में एक छोटे छोटे सैंपल निकाल के चेक किया जाता है कि क्या सही अमाउंट में चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही है। अगर अगर कुछ भी चेंजेस करना हो तो प्रोसेस के ड्यूरिंग ही चेंज किया जाता है, छोटे छोटे सैंपल्स के हेल्प से, ठीक है, कि क्या क्या कंडीशन हमें इम्प्रूव करनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन 16 क्या है, राइट द पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ EcoR1 रिकॉग्नाइज, ठीक है, ड्रॉ द वेक्टर DNA एंड फॉरेन DNA शोइंग द साइट व्हेन EcoR1 हैज एक्टेड टू फॉर्म स्टिकी एंड्स, ठीक है। सी पार्ट क्या है इसका, नेम द एंजाइम्स दैट हेल्प इन फॉर्मिंग रिकॉम्बिनेंट DNA, अब रिकॉम्बिनेंट DNA के लिए कौन से एंजाइम का हम हेल्प करेंगे, तो आइए देखते हैं गाइज क्या है इसका आंसर। तो EcoR1 की जो साइट है आप लोग याद कर लेना क्योंकि पेपर में आ ही जाता है कि इसकी क्या है, GAATTC, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। ये जो इनके सीक्वेंस है इनको क्या किया, कट किया, एक स्पेसिफिक साइट से इसको कट किया, किसके हेल्प से, बताओ बताओ, एक्सो न्यूक्लियस की हेल्प से, यहाँ पे कट लगाया, यहाँ कट लगाया, यहाँ कट लगाया, ठीक है। अब ये क्या बन गया, हमारा एक स्टिकी एंड बन गया, और ये हमारा पहला तो जहाँ हमारा था ये है वेक्टर DNA और ये है हमारा फॉरेन DNA, इसको काट के स्टिकी एंड बनाया और इसको स्टिकी एंड बनाया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ही तो हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA बनेगा। तो अब इनको ऐड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे गाइस, पता है आपको क्या था, DNA लाइगेज, एग्जैक्टली, देखते हैं क्या होने वाला है, पर DNA लाइगेज ही इसका आंसर होने वाला है, ऑप्शन सी का, ठीक है, बिल्कुल। तो क्या है हमारा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लाइगेज एंजाइम, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पहले हमने DNA लाइगेज पढ़ा था बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम से इसे जाना जा रहा है, लाइगेज क्या था, मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो कि इन दोनों को ऐड कर देता है और फाइनली हमारा क्या बन जाता है, DNA फ्रेगमेंट जॉइन एंड स्टिकी एंड्स जॉइन हो जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट, DNA कैन नॉट पास इनटू अ होस्ट सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन,
क्यों नहीं होता डीएनए? क्योंकि डीएनए एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है, जो कि हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं लेके आई क्योंकि बहुत रिपीटेड था ये क्वेश्चन गाइस। मतलब मान सकते हो 3 बार ही पूछा गया था सेम क्वेश्चन। द प्रोटीज आर एडेड ड्यूरिंग द आइसोलेशन डीएनए फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि प्रोटीज क्यों ऐड करते हैं आइसोलेशन के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है हमें गिव रीजन देना है कि ऐसा होता है पर क्यों होता है, कि क्यों देना है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या है कि सिंगल क्लोनिंग साइट इज प्रेफर इन अ वेक्टर, कि सिंगल क्लोनिंग साइट का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक कट ही क्यों अलाउ होता है। लाइक अगर मेरा नाम है हिंद 2, तो मैं सिर्फ यही कट कर सकता हूँ, यहाँ 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 नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ये रीज़न मुझे मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो मूव करते हैं पहले पॉइंट पे। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि सिंस डीएनए इज हाइड्रोफिलिक, नॉट फॉबिक, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, तो इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सो दैट द सेल मेम्ब्रेन मस्ट बी कैपेबल टू टेक अप डीएनए। तो सेल मेम्ब्रेन को कैपेबल बनाने के लिए किसके साथ ट्रीट किया जाता है, मुझे कमेंट में जरूर बताना, कैल्शियम के साथ, ठीक है। सेकंड क्या है, बी पार्ट क्या है कि प्रोटीन कैन बी रिमूव बाय ट्रीटमेंट, कि प्रोटीन को रिमूव किया जाता है किसके साथ ट्रीट करके, प्रोटीएज के साथ, क्योंकि प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। सो प्रोटीएज इज एडेड टू रिमूव प्रोटीन व्हेन आइसोलेटिंग डीएनए, जब डीएनए को आइसोलेट करते हैं तो प्रोटीन का तो कोई काम ही नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके सेकेंड पार्ट को पढ़ते हैं, इसके थर्ड पार्ट को पढ़ते हैं। The presence of more than one recognition site when vector will create several fragment। अब जैसे मान लो एग्जांपल दूं मैं आपको, एक ये है मेरा वेक्टर, अगर मैं यहाँ से भी काट दूं, यहाँ से भी काट दूं, यहाँ से भी काट दूं, तो क्या हो जाएंगे, छोटे 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 वेक्टर्स बन जाएंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड द सिंगल क्लोनिंग साइट इज प्रेफर इन वेक्टर, इसीलिए अवॉइड किया जाता है, ओके, ताकि ये फ्रेगमेंट में ना हो, ये बिल्कुल एक जगह बना रहे, लाइक एक ही कट लगेगा तो इसको यहाँ से कट करके हम दूसरे को इंसर्ट कर सकते हैं, अगर बट हर जगह कट लगा देंगे तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाएंगे जो कि किसी काम के नहीं होंगे। इसलिए इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर पे चाहिए, एंड वीडियो को जाने से पहले लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।